बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जौन सा टॉपिक कवर करेंगे वो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंजाइना होता है क्या है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अ हार्ट जिसके अंदर हमारा हार्ट जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से पहले की जो स्टेज होती है ना उससे गुजर रहा होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अंजाइना। ठीक है, अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है हार्ट फेलियर। ठीक है, उससे पहले जो हमें मिनी हार्ट अटैक टाइप अगर हम कुछ बोल दें तो उसको हम लोग कहते हैं अंजाइना। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है अंजाइना पेक्टोरस। इसकी फर्दर आगे से टाइप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्टेबल अंजाइना आ जाता है, अनस्टेबल अंजाइना आ जाता है और रेस्ट अंजाइना आ जाता है। आगे जो हमारा स्टेबल अंजाइना है वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, टिपिकल होता है और एटिपिकल होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अंजाइना की। तो टाइप्स में हमारे पास सबसे पहली जो है टाइप वो क्या है, स्टेबल अंजाइना। सेकंड टाइप है अनस्टेबल और थर्ड टाइप है रेस्ट। जो हमारे पास स्टेबल अंजाइना है वो फर्दर दो कैटेगरीज में है, टिपिकल और एटिपिकल। मेडिकल में किसी भी वर्ड के साथ अगर ए आ जाए ना तो इसका मतलब होता है नॉन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टिपिकल, एटिपिकल और नॉन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेबल अंजाइना। स्टेबल अंजाइना के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास हमारी जो हार्ट होती है उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो किन आर्टरीज से होती है, कोरोनरी आर्टरीज से होती है। अब उन कोरोनरी आर्टरी में कोई फैट या कोई एम्बोलस या कोई भी हमारे पास क्लॉट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट की जो परफ्यूजन है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाती। ठीक है, उस कंडीशन में हमारे हार्ट को जो अंजाइना का अटैक होता है उसको हम कहते हैं स्टेबल अंजाइना। ठीक है, अब क्या होता है स्टेबल अंजाइना दो तरह के, टिपिकल और एटिपिकल इसलिए होते हैं कि इनके सिम्टम्स अलग होते हैं। कि हमारे पास टिपिकल अंजाइना जो है वो फ़ौरन एकदम से होता है और एटिपिकल जो होता है वो हल्का हल्का डेवलप होता है। ठीक है, अब जो हम बात कर लेते हैं स्टेबल अंजाइना के अंदर कि इसके अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस कंडीशन होती है। एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होती है कि कोरोनरी आर्टरी जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। ठीक है, मतलब अगर आपकी ये आर्टरी है इसके यहाँ पे जो है वो कोई भी फैट्स या ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस जो है वो बन गया। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ से हमारे पास जो ब्लड आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास हार्ट है, तो पहले ब्लड ज़्यादा आ रहा था लेकिन यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा ब्लड जो है वो यहाँ तक पहुँचता है। तो हार्ट की परफ्यूजन जो होती है यानी हार्ट की ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उस वजह से क्या होता है हमारे पास स्टेबल अंजाइना का अटैक होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास ये ऑब्स्ट्रक्शन तो है, ज़्यादा तो ब्लड रहा है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। जब पेशेंट जो है वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी करता है कि भागना पड़ गया उसे अचानक से, या एक्सरसाइज कर रहा है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसको इस तरह हो गया, रनिंग के दौरान हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हो गया, तो स्टेबल अंजाइना जो है वो डेवलप होने के चांसेस कब होते हैं कि जब वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन डेवलप होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेबल अंजाइना। अब स्टेबल अंजाइना जो है उसके अंदर जो हमारे पास टिपिकल है ना उसकी जो आगे से फर्दर हमारे पास करेक्टर्स आ जाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, वो ये क्या है, शॉर्ट लास्टिंग बर्निंग। ठीक, अच्छा एक तो ये शॉर्ट लास्टिंग होता है। ठीक है, मतलब आप फिज़िकल एक्टिविटी जो कर रहे हैं उससे आप रोक देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको अंजाइना का अटैक हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली जो करेक्टर है वो एक तो ये शॉर्ट लास्टिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन आती है इसमें, हैवी सेंसेशन आती है और स्क्वीजिंग फीलिंग आती है कि जैसे आपका दिल जो है वो जकड़ा जा रहा है। ठीक है, स्क्वीजिंग फीलिंग आती है चेस्ट के अंदर। ठीक हो गया, अब हमारे पास ऐसा होता है कि इस्कीमिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ इस्कीमिया अगर डेवलप हो जाए एथीरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो कि ब्लड जो है वो पहुंच ही कम रहा हो, ऑब्स्ट्रक्शन तो हुई भी है, उसके अलावा बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ से भी जो है वो ब्लड कम पहुंच रहा हो, इस्कीमिक कंडीशन डेवलप हो जाए, तो फिर हमारे पास जो होता है वो हमारे पास एटिपिकल में आता है। ठीक है, ये तो हमारे पास नॉर्मली होता है ना टिपिकल, तो जो एटिपिकल होता है ना वो हमारे पास इस्कीमिक कंडीशंस की वजह से डेवलप होता है।
ठीक है। अब वो जो इस्कीमिक कंडीशन है उसकी वजह से हमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो उसमें हमारे पास एक्सट्रीम किस्म की फटीग आती है, नोज़िया फील होता है और डायफ्रेसिस होता है। ठीक है। और जो बाकी सिम्टम्स हैं ना, जो शो ही नहीं होते और अंजाइना का अटैक हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं साइलेंट अंजाइना। ठीक है, कि कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं शो हुए, अचानक से अंजाइना का अटैक हो गया, दैट इज़ साइलेंट अंजाइना। अब हमारे पास जो है ज़्यादातर एटिपिकल जो प्रेजेंटेशन होती है वो हमारे पास वुमेन में होती है, डायबिटिक पेशेंट्स में होती है और एल्डरली में होती है। यानी कि एटिपिकल जो है वो हमारे पास मखसूस हो गया है कि वो हमारे पास ज़्यादातर किन में होता है, वुमेन, डायबिटिक पेशेंट्स और एल्डरली। ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनस्टेबल अंजाइना की। ठीक है, अनस्टेबल जो हमारे पास अंजाइना होता है ना, इसके अंदर जो है हमारे पास जो स्टेबल अंजाइना होता है इसके अंदर हमारे पास 50% जो है ना वो ब्लॉकेज हुई हुई होती है, जबकि अनस्टेबल अंजाइना में 99% जो है वो हमारे पास ब्लॉकेज हुई हुई होती है कोरोनरी आर्टरी की। ठीक है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी हार्ट की सप्लाई कर रहा होता है। तो क्या होता है हमारे पास कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर 99% जो है वो ब्लॉकेज हुई हुई होती है, तो हमारे पास सिर्फ 1% जो है परफ्यूजन जारी होती है ब्लड की हार्ट को। उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि अनस्टेबल अंजाइना होने के चांसेस होते हैं, और ये हमारे पास लीड करता है रेस्ट अंजाइना की तरफ। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन आप कहीं से एक जगह से उठ के कहीं दूसरी जगह भी गए हैं ना, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वो अंजाइना का अटैक हो सकता है, दैट इज़ अनस्टेबल अंजाइना। किसी वक्त भी किसी भी एक्टिविटी की वजह से कहीं भी आपको ये अंजाइना हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर 99% आपकी कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हुई हुई होती है। अब हमारे पास आ जाता है रेस्ट अंजाइना। रेस्ट अंजाइना में हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक हुई हुई होती हैं, और रेस्ट अंजाइना का मतलब है कि आप रेस्ट जब कर रहे हो ना, लेटे हुए भी हैं, सो रहे हैं, तब भी आपको अंजाइना का अटैक हो सकता है। दैट कंडीशन इज़ नोन एज रेस्ट अंजाइना। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ की, कि हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। अब हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो कि अंजाइना की और या हार्ट की जो भी डिजीज़ होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो उनको हम लोग या तो अलग अलग देते हैं, या एक दवा एक्ट नहीं करी होती तो उसके साथ दूसरी को मिला के कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। 2 नहीं करी 3 का कॉम्बिनेशन बना, 3 नहीं करी 4 का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। ठीक है, चारों का कॉम्बिनेशन बना। तो टिपिकली हमारे पास 4 ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ड्रग्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं आपको नाम बता रही हूँ तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। ये ज़्यादातर स्टेबल एंजाइना को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल और रेस्ट एंजाइना जो है वो तो अचानक से हो जाते हैं, तो वो जिस कंडीशन में होता है पेशेंट उसी वक्त उसको ट्रीट करने के लिए होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर हैं, और हमारे पास जो लास्ट और इफेक्टिव ड्रग आ जाती है ना, जब हमारे पास ये चारों एक्ट ना कर रही हूँ तो फिर हम लोग जो देते हैं वो हमारे पास है रेनोलाजीन। ठीक है, अब ये जो है वो हम लोग किस तरह जो है एक दूसरे के साथ मिला के देते हैं, वो आपको ट्रीटमेंट लॉगरिथम होता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह है। उस तरह जो है वो हम लोग पेशेंट को जो है वो ट्रीट करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक के अंदर जो है वो पेज नंबर 261 है, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपको कॉन्कॉमिटेंट डिजीज़ हो, मतलब अंजाइना के साथ और भी आपको मतलब ये वाली डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, एस्थमा या इस तरह की हो, और साथ में आपको अंजाइना का अटैक भी हो जाए, फिर कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो आपको मिला के हम लोग देते हैं, कंबाइन करके कॉम्बिनेशन बना के देते हैं। अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ नहीं है ना, कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, सिर्फ आपको अंजाइना का अटैक हो रहा है, फिर हम लोग आपको लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको अंजाइना भी हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा आपको एक हार्ट अटैक भी हो चुका है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या MI जो है वो, MI मीन्स मायोकार्डियल इन्फाक्शन, MI इज़ अ हार्ट अटैक, आपको एक हार्ट अटैक भी हो गया है और उसके अलावा आपको अंजाइना भी है, तो उसके साथ हम लोग आपको लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, अब आपको एस्थमा भी हो गया है या COPD, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये भी हो गई है, तो हम आपको सिर्फ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स ही देंगे। ठीक है,
अब आपको एंजाइना के साथ साथ हाइपरटेंशन भी है, तो लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके अंदर जो वाइट पार्ट में है यानी कि लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, इसलिए लेकिन दे देते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर, और जो ब्लैक में है वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो पहली चॉइस ऑफ ड्रग जो होती है वो हमारे पास ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। डायबिटीज़ है तो हम लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, और उसके अलावा रीनल डिजीज़ है हमारे पास तो लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जबकि बीटा ब्लॉकर्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उनको हम लोग पहले कैल्शियम चैनल और लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स देने के बाद अगर वो नहीं करे तो बीटा ब्लॉकर्स को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट लॉगरिथम जो है वो किस तरह होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हमें 4 टाइप्स ऑफ ड्रग्स में हमने बताया था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रेट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास जो हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हैं, उसके अलावा हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं एंड रोनालाजिन, ठीक है। अब हम लोग ट्रीटमेंट प्लान देख लेते हैं कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। सेकंड जो आपका है ट्रीटमेंट लॉगरिथम, उसके अंदर अगर आपको स्टेबल एंजाइना हो जाता है, स्टेबल एंजाइना है आपको अगर, और उसके आपको सिम्टम्स भी जो हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। स्टेबल एंजाइना है, उसके सिम्टम्स भी आपको शो हो रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपकी चॉइस ऑफ ड्रग होगी वो होगी नाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन। ये आपके पास एक टैबलेट होती है, किसी भी हार्ट पेशेंट को जब हार्ट अटैक होने से पहले एंजाइना का होता है फ़ौरन उसकी सबलिंगुअल जो है यानी ज़ुबान के नीचे वो रखवा देते हैं, और नाइट्रेट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते हैं, 1 से 3 मिनट लेते हैं रिलीज़ होने में, और वो 25 मिनट तक जो है वो इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन है इमीडिएट रिलीफ के लिए, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। सबलिंगुअल का मतलब है कि ज़ुबान के नीचे रख लिए, ठीक है जी। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन दे दिया है। अगर फिर भी जो है वो पेशेंट जो है वो रिलीव नहीं हो रहा तो उसके बाद हम लोग उसके अंदर ऐड कर देंगे बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स ऐड करने के बाद भी अगर कंडीशन जो है वो नहीं हो रही ना, फिर हम तीसरे ड्रग ऐड करते हैं, और वो हमारे पास आ जाती है या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाते हैं या फिर हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स आ जाते हैं। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स हम लोग तब जो है वो देते हैं जब हमारे पास इनएडुकेट जो है वो रिलीफ हो टाइट्रेशन के बाद, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब तीनों ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास इफेक्ट ना हो रही है तो फिर उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन रह जाती है वो है रेनोलाजीन, ठीक है। सबलिंगुअल नाइट्रेट्स के बाद हम लोगों ने दिए बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर जो हैं वो देने के बाद हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। या तो हम लोग जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे या लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। कैल्शियम अब अगर ये दोनों 3 कॉम्बिनेशन नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स इन दोनों में स्लैश है, या तो ये देंगे। अगर हमारे पास इनएडिक्वेट टाइट्रेशन हुई हुई है तो फिर हम लोग जो है वो बीटा ब्लॉकर्स के साथ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स जो है वो ऐड करेंगे। अब अगर तीनों की कॉम्बिनेशन के बावजूद भी जो है वो हमारे पास एंजाइना के सिम्टम्स जो है रिलीफ नहीं हो रहे तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास होता है रेनोलाजीन, ठीक है। ये हम लोग ऐड करते हैं और एंजाइना से रिलीफ लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट लॉगरिथम है, ये हम लोगों ने इसी सीक्वेंस में चलना होता है कि हम लोगों ने ऐड ऑन जो है वो ड्रग्स का इस तरह करना होता है। सबसे पहली नाइट्रोग्लिसरीन जो कि हम लोग सबलिंगुअल देते हैं और पेशेंट को जो है वो रिलीफ होता है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज आ गई हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेज नंबर 264 के ऊपर आप लोगों का है टाइम एंड पीक इफेक्ट। इसके अंदर जो है वो आप लोगों को दिखाया गया कि कोई भी ड्रग हम देते हैं ना तो वो रिलीज़ होने में टाइम लेती है, कितना टाइम वो लेगी
और उसके बाद उसका एक्शन होता है कि वो कितनी देर तक अपने उस असर को जो है वो रख पाएगी, ठीक है। अब जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हम लोग सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन हमारा क्यों होता है, क्योंकि वो 1 से 3 मिनट के अंदर रिलीज़ हो जाती है और 25 मिनट तक के पेशेंट को अगर आप हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हैं तब तक उसकी कंडीशन जो है वर्स ना हो जाए, तो उस वाले फेज़ को संभाल ले, तो उस कंडीशन में हम नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 से 3 मिनट यानी सबसे ज़्यादा जल्दी जो है वो रिलीज़ होने वाली ड्रग है ये, और 25 मिनट तक ये इसका इफेक्ट जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने देखना है कि ओरली ड्रग देने के बाद वो कितने मिनट तक रिलीज़ होती है और उसके बाद हमारे पास वो कितने अरसे या घंटे तक जो है वो उसका असर रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, कि जो हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन की ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं। अच्छा जी, सबसे जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स हमारे पास नाइट्रेट्स का आता है ना, वो हमारे पास आता है हेडेक, जो बहुत ही सिवियर किस्म का होता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारे पास साइड इफ़ेक्ट है हमारे जितनी भी हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है हेडेक विद द यूज़ ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। और अगर हमारे पास नाइट्रेट्स की ज़्यादा डोजेज हो जाए, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा हाई डोजेज ऑफ नाइट्रेट्स ले लें, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट डेवलप होता है वो होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होती है कि आप जो हैं वो अपना पोस्चर जो है मेंटेन नहीं रख पाते हैं, आप खड़े होते हैं और खड़े होते साथ ही आपको चक्कर आके आप गिरने लग जाते हैं। मतलब आप हमारा एक पोस्चर होता है, अगर हम चल रहे होते हैं तो हम एक सीधे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा पोस्चर हमारे कंट्रोल में है। पोस्चरल हाइपोटेंशन में क्या होता है, आप कभी इधर गिर रहे होते हैं, कभी इधर टकरा रहे होते हैं, तो दैट इज़ पोस्चरल हाइपोटेंशन, कि आपकी बॉडी जो है वो आपका पोस्चर जो है वो मेंटेन नहीं रख पाती, और आपका हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर पोस्चरल हाइपोटेंशन डेवलप होता है विद हाई डोजेज ऑफ नाइट्रेट्स। उसके अलावा फेशियल फ्लशिंग आ जाता है कि आपका फेस जो है वो रेड होना स्टार्ट हो जाए। जैसे आपने देखा कोई बच्चा बाहर धूप से खेल के आए तो एकदम से उसका रेड हुआ हुआ था मुंह, तो दैट इज़ फेशियल फ्लशिंग, एकदम से ब्लड जो है वो आपके फेस की तरफ जो है वो रन करना स्टार्ट कर दे। तो तीसरी कंडीशन होती है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया होती है हार्ट बीट जो है उसका इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग्स की वजह से जो है वो डेवलप होते हैं। तो हमारा एंटी एंजाइनल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।